हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज मैं ये थ्योरीज कंप्लीट कराने वाली हूँ। यहाँ पे जीन पियाजे, लेव बायकोस्की और लॉरेंस कोहलबर्ग, सीडीपी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं से बनता है और लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस आपको यहीं से कंप्लीट करने हैं। और इनकी अगर थ्योरी समझ ले तो पेडागोजी आप आराम से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब देख सकते हैं, मैंने पीडीएफ बहुत अच्छे से बनाया है, आप सभी के लिए मेहनत किया है और आप इसे बिना देखे मत जाइएगा, क्योंकि इतने कम समय में मैं आप सबको बहुत अच्छा कंटेंट देने वाली हूँ और बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगी जीन पियाजे के लिए, जहाँ पर उन्होंने बच्चे को कहा है, एक नन्हा वैज्ञानिक बच्चे को इन्होंने माना है कि बच्चा एक खोज करता होता है। वह कुछ भी चीजें देखती है, किसी वस्तु को देखता है, किसी चित्र को देखता है, तो उसके मस्तिष्क में एक मानसिकता बनती है कि ये चीज कैसे है। या कुछ चीजें देखता है, एक खिलौना ही ले लेता है तो उसको तोड़ता है, फोड़ता है, बनाता है, कुछ भी करता है, यानी उसके मन में जो है एक खोज की प्रक्रिया जागती है और यही खोज उसका जो है एक तरीके से मानसिक रूप से उस पे मस्तिष्क का विकास करता है, उसके माइंड में। वो यहाँ पे देख सकते हैं, खोज और अन्वेषक दो ऐसे शब्द हैं जो कि पियाजे के शब्द ही है। यानी कि अगर किसी भी आपके क्वेश्चंस के ऑब्जेक्ट ऑप्शन में अगर आपको दिख गया कि खोज और अन्वेषक, तो वो आपका पियाजे शब्द से जुड़ता है। यानी खोज और अन्वेषक दिख गया तो आपको बस इतना याद रखना है कि वहां पे बायगोस्की शब्द नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ पियाजे और बायगोस्की में इनका थ्योरी भी बताऊंगी, इनके अंतर भी बताऊंगी। तो यहाँ पे खोज और अन्वेषक हमेशा जो है आपके पियाजे से कोरिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर जो बच्चा किसी वस्तु को देखकर जो मानसिक चिंतन, उसके मानसिक संरचना बनाता है, क्योंकि चिंतन तो बच्चा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मानसिक संरचना बनाता है अपने मस्तिष्क में, उस चीज के बारे में सोचता है। यानी यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन भी ले रखा है एक तरीके से, इसके अर्थ को अगर हम क्लियर करें तो आप सभी बता दें, बच्चे द्वारा प्रथम दृश्य या किसी वस्तु को देखकर उसके संदर्भ में मानसिक संरचना बनाना स्कीमा कहलाता है। तो स्कीमा किसे कहते हैं, आज ये आप सभी का क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप अपने आप को बच्चा मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को देखें और उसके बाद उसके उस वस्तु के बारे में आप जब मानसिक संरचना बना रहे हैं, तो वो मानसिक संरचना ही क्या कहलाता है, वह कहलाता है स्कीमा। ठीक है, आपको खुद के बारे में जो है बच्चे को अपने को खुद को बच्चे के स्थान पर रख करके ये सारी चीजें सोचनी है, तभी आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पे समावेशन और समायोजन के बारे में। दो ऐसे पॉइंट्स है जो कि ये आपके पियाजे के कीवर्ड्स है, जिसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं, आपका ये डाउट्स क्लियर हो जाता है, तो आप आराम से पियाजे की थ्योरीज को समझ सकते हैं। ये जब बच्चा जो है मानसिक संरचना बनाता है, तो उसके दो पॉइंट्स जिसमें समावेशन, जिसको आत्मसातीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद आता है समायोजन, जिसको बोल देंगे एकोमोडेशन। तो आपको अभी हम बताते हैं समावेशन क्या होता है। बच्चे ने कुत्ते को देखा एक दिन, उसी यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि बच्चे ने एक कुत्ते को देखा। ठीक है, अपनी माँ से पूछता है ये क्या है, तो उसकी माँ ने कहा यह कुत्ता है जिसके 4 पैर होते हैं और यह इसका कलर देख लो ब्राउन और व्हाइट है। दूसरे दिन फिर बच्चे ने बिल्ली को देखा और उसे समझ लिया, जो कि व्हाइट और यहाँ पे ब्राउन था और उसके भी 4 पैर थे। यहाँ पर उसने समझ लिया ये भी कुत्ता ही है। तो यहाँ पर जब बच्चा इस तरीके से देखता है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से या एक जानवर को दूसरे जानवर से जोड़ता है, तो वहां पे उसका वह अपनी मानसिक संरचना ऐसे ही बनाया, तो वो उसका क्या हो जाता है, समावेशन। ठीक है, अपनी जानकारी को जगह दिया। यानी कुत्ते के 4 पैर होते हैं तो बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, कौवे काला होता है तो कोयल भी काला होता है, यह समझना उसका क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वहीं अगर हम कहें समायोजन, तो बच्चा जब कुत्ता भौंकता है और उसके बाद बिल्ली जब म्याऊं म्याऊं करती है, तो बच्चे ने सोचा इन दोनों में आवाज में भिन्नता है। तो फ्रेंड्स, जब बच्चे ने आवाज के आधार पर भिन्नता करने के लिए सोच लिया कि ये बिल्ली है और ये कुत्ता है, तो जहां पर उसने अपनी नई जानकारी के कारण, उसको जो नई जानकारी मिली कि आवाज यानी बिल्ली का आवाज जो होता है वो म्याऊं म्याऊं होता है, तो वहां पर उसने अपनी पुरानी जानकारी को गलत समझा। यानी कि उसने कुत्ते को भी बिल्ली समझ लिया था, बिल्ली को कुत्ता समझ लिया था। यानी पुरानी जानकारी को हटाता है वहां से, अब उसे नई जानकारी इसमें जोड़ देता है कि यह बिल्ली है और यह कुत्ता है। यहाँ पे जब वह जोड़ लेता है, उसकी आवाज के आधार पर फर्क कर लेता है, तो वह होता है उसका समायोजन या एकोमोडेशन। समायोजन से सीधा सिद्धांत आपको यही समझना है कि समावेशित कर देना, समायोजित कर देना, सिर्फ उसमें नई चीजें को जोड़ देना, तो ये हो जाएगा आपका एकोमोडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अब बच्चा जो है फर्क कर लेता है। तो दोनों में डिफरेंट सिर्फ इतने का है कि बच्चे के संदर्भ में जब वह कुत्ता देखता है तो उसके 4 पैर होते हैं, ऐसा ही समझ के बिल्ली को भी उसी तरीके से कुत्ता ही समझ लेता है, तो वो हो जाता है आपका एसिमिलेशन। और उसके बाद जब दोनों में आवाज के आधार पर फर्क कर लेता है, तो वो होता है आपका एकोमोडेशन। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया गाइस। अगर नहीं समझ में आया तो हमारी जो है एक क्लास आने वाली है, जो कि मेरे नोट्स की क्लास होगी। आप सभी को मेरे इस क्लास में आप सभी को कुछ नोट्स की दिखाएंगे भी, फोटोज वगैरह। उसके साथ ही
वो क्लास आपको आएँगी 12 आपकी जो है 28 तारीख को आएगी फ्रेंड्स। 28 तारीख को 12 पीएम पे आप सभी को वो वीडियोज़ ज़रूर मिलेगी, उससे ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है? उसके साथ ही यहाँ पे आपको बता दें जीन पियाजे की 4 अवस्थाएँ होती हैं, ठीक है? इनकी अवस्थाओं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। जिसको हिंदी में अगर हम कहें तो मैंने यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे आप सभी को दिखा दिया है और उसके साथ ही इसकी जो है कब से कब तक इसकी एज होती है वो भी मैंने आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर रखा है। इंद्रिय गामक अवस्था जिसको कहते हैं, यहाँ पर जो इसकी उम्र की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर एज। आप सबको क्लियर होना चाहिए सब चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी भर भर के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसके अलग अलग नाम भी आप सभी को बताएंगे। तो मैंने ये पूरा शॉर्ट्स क्योंकि बहुत कम समय में आप सभी को क्लियर करना था तो पूरा सब मैटर इसमें नहीं है, लेकिन जो मैं वीडियो लेकर आऊँगी 28 तारीख को 12 बजे वो आप उसमें सारा मैटर होगा, ठीक है? तो संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था या सेंसरी मोटर अवस्था तीनों एक का ही नाम है। इसकी एज की बात करें तो 0 से 2 वर्ष के। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है जिसको यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी उम्र की बात करें तो 0 से 7 ईयर तक का है, जिसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष। इन सभी अवस्थाओं की विशेषताओं से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने नोट्स से ही यहाँ पे जो है आप सभी के लिए ये किया है कि आप जो है अगर इन सभी से कहीं भी अगर वस्तु स्थायित्व का गुण, परावर्तित क्रिया, मानसिक निरूपण, अनुकरण, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, स्मृति एवं इंद्रिय गामकों द्वारा सीखना, प्रतिनिधि नाटक, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार, ये सारे अगर पॉइंट्स दिख जाते हैं और पूछ दिया कि यह किसकी विशेषता है पियाजे के जो है जो उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं, तो आपको बताना है संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर या फिर जो है इंद्रिय गामक अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। वहीं पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताओं के बारे में बच्चा उसमें अविलोमीयता, संरक्षण का उसमें अभाव होता है, केंद्रीकरण होता है, एक ही चीजें पे केंद्रीकरण होता है, उसके अंदर किसी वस्तु को देखकर वो केंद्रीकरण करता है और उसके साथ ही जीववाद इसमें पाया जाता है। अहमवाद की भावना इस अवस्था की जो सीमा होती है अहम मान्यता के आधारित होती है। दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना, गिनती, वर्णमाला क्रम आदि की शुरुआत जो होती है इसी एज में होती है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है? इसकी एज भी आप सभी को याद रखना है। चिन्ह और संकेत निर्माण ये सारे जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखने के लिए मिलती हैं। वहीं पे अगर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, एक मिनट फ्रेंड्स, अगर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने के लिए जो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है वो होती है 7 से 11, ठीक है? ये होती है 7 से 11, यानी कि बच्चा इस समय क्या है स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, विलोमिता के गुण आ जाते हैं, यानी मूल बिंदु पर बच्चा वापस आ जाता है। संरक्षण का जो है यहाँ पे गुण देखने के लिए मिलने लगता है। विकेंद्रीकरण का गुण जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। विकेंद्रीकरण किस जो है पियाजे के किस स्टेज पर देखने के लिए मिलता है, तो वो आपको बताता है कि विकेंद्रीकरण जो है पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने के लिए मिलता है। कार्य कारण संबंध हो गया, श्रृंखला हो गया, क्रम परिपक्व हो गया, वर्गीकरण हो गया, तार्किक चिंतन की शुरुआत होगी, गणितीय संक्रिया होगी, आकार की समझ, ये सारी जो विशेषताएं हैं आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है? उसके साथ ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बात करेंगे तो अमूर्त चिंतन, और से अमूर्त संक्रियात्मक और से अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन अगर दिख गया तो ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। संकल्पनात्मक भी जो है अमूर्त संक्रियात्मक की विकासताएं हैं। उसके साथ ही प्राकलन निर्माण, अपसारी चिंतन, तार्किक चिंतन, वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता, ये सारे हमारे जो आ जाते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं। उसके साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पियाजे से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? संक्रिया शब्द क्या होता है और किसने दिया है, तो आपको याद होना चाहिए। संक्रिया मतलब किसी वस्तु को बिगाड़ कर या तोड़ फोड़ कर जो पहले जैसा बच्चे करने की कोशिश करते हैं, किसी खिलौने को होते हैं उसके 4 पैर होते हैं, उसको तोड़ता है, मरोड़ता है, उसको बनाता है, फिर उसी में लगा देता है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, वो संक्रिया हो जाती है। वस्तु स्थायित्व का गुण भी बच्चे में भली बात देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण पियाजे के किस अवस्थाओं में देखने के लिए मिलता है, तो सेंसरी मोटर अवस्था में यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था में आप सभी को देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट हो जाएगा जीववाद। बच्चों को यह भ्रम हो जाता है कि उनके पास की जो वस्तु जो खिलौना जिससे खेलते हैं ना उससे बात करते हैं। गुड़ियों को आप देखते होंगे, गुड़ियों की लड़कियां जो होती है गुड़ियों से खेलती है और उससे बात करती है, इसकी बाल बना दूं, आज तुमको नहलाऊंगी, ये सारी चीजें बच्चे उसमें जीववाद यानी कि उन्हें सोचते हैं कि वो जीवित है, उनके अंदर ये भाव आता है। अहम केंद्रिता के भाव भी जो है, यानी बच्चे जो है स्वयं से स्वार्थी होते हैं कि कुछ चीजें होती है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा, ये मेरे दादा है, ये नहीं कि वो उन्हें सोचते हैं कि मुझसे ही मेरे मम्मी पापा प्यार करें, ये होता है उनके अंदर अहम केंद्रित। वहीं पे परावर्तित क्रिया, अगर बात करें परावर्तित क्रिया की, तो बालक जिस क्रिया को सीख जाता है उसी को बार बार दोहराकर खुश होता है, इसे बोलते हैं परावर्तित क्रिया, ठीक है? उसके साथ ही फ्रेंड्स, जब हमने यहाँ पर आप सभी का पियाजे हो जाते हैं कंप्लीट, इससे अलग आप सभी को कुछ भी नहीं पढ़ना है और भी ज्यादा डीपली मैटर चाहिए तो आप जरूर 28 तारीख को जुड़िएगा 12 बजे PM पे, ठीक है? अब जाते हैं हम, जैसे ही बच्चे को जब पियाजे ने सोचा कि बच्चे जो है मानसिक चिंतन करते हैं, स्कीमा बनता है और समायोजन और समावेशन होता है, लेकिन उनके आसपास जो है वातावरण
समाज, परिवार सब होते हैं। और वाइगोत्स्की ने वही कहा है कि बच्चे जो है भाषा के माध्यम से सीखते हैं, लेकिन विचार के माध्यम से जो है इन्होंने कहा है, पियाजे के अनुसार विचार महत्वपूर्ण है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा इंपॉर्टेंट है। ये दो ऐसे वर्ड्स है जिसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। विचार शब्द किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। भाषा शब्द किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। भाषा सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, सारा सब कुछ आपको वाइगोत्स्की का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम जब वाइगोत्स्की की तरफ आते हैं तो हमने आप सभी को बताया कि इनके में मेन अंतर आप सभी को यही देखना है कि जीन पियाजे ने हमेशा जो है मेन जो है विचार को महत्व दिया है, और इन्होंने वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं समाज में रहकर सीखता है, उनके आसपास के लोग परिवार में रहकर सीखता है, यानी कि परिवार का, समाज का, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, यानी बच्चे का समाज में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे उसका भाषा का विकास होता है। जब हम लेव वाइगोत्स्की पढ़ते हैं तो उनकी थ्योरी, उनकी जो सिद्धांत उन्होंने दिए अलग अलग जो सिद्धांत, उसको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में इनके सिद्धांत से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसकी है? तो लेव वाइगोत्स्की का है। सामाजिक संरचना का सिद्धांत किसका है? तो लेव वाइगोत्स्की का है। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसकी है? तो जो है लेव वाइगोत्स्की का। लेकिन फ्रेंड्स, अब विकास शब्द जुड़ गया। अब क्या करेंगे? आपके मन में होगा ये पियाजे का है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अंतःक्रिया शब्द जुड़ गया है। ये आपको याद रखना है कि सामाजिक अंतःक्रिया, जहाँ पे भी आपको अंतःक्रिया दिखे, आपको बस सीधा सोचना है कि अंतःक्रिया आपके परिवार में होगा, आपके आस पड़ोस में होगा। और आस पड़ोस परिवार जो है किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने यह सिद्धांत दिया है। तो ये चारों सिद्धांत आप जरूर याद करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे जरूर बनेंगे। अब आते हैं 3 महत्वपूर्ण हथियार इनके, जो कि आपके वाइगोत्स्की से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इनकी ये शब्द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी स्किप मत करिएगा, इसको जरूर समझिएगा। जेडपीडी क्या होता है, एमकेओ क्या होता है, और इसकी फोल्डिंग क्या होता है। जेडपीडी जो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं आप सभी समीपस्थ नजदीकी विकास का क्षेत्र, जिसको बोलते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, ये सारे हमारे जो हैं जेडपीडी। वही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, इसका हिंदी वर्ड होता है ज्यादा ज्ञानी दूसरा, यानी जो हमसे ज्यादा ज्ञानी है वह भले ही हमसे कम उम्र का हो, हमसे अधिक उम्र का हो, वो सारा हमारे लिए, वो सबने वाला व्यक्ति जो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एमकेओ हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा आता है इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग क्या होता है? इसके फोल्डिंग को मैंने बहुत ही डीप में बताया है, अभी नेक्स्ट बताऊंगी, लेकिन नॉर्मल मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रारंभिक मदद दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो अब हम क्लियर करेंगे जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, इससे काफी ज्यादा आप सभी को कंफ्यूजन होता है, तो मैं आप सभी को बता दूं इसमें क्या होता है। बच्चे की समस्या समाधान के दौरान शुरुआत वह खुद से प्रयास करता है, लेकिन जब बीच में अटक जाता है, बीच में वह सही से नहीं उसको एडजस्ट कर पाता। जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ तो आप सभी को यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पर आप एक हाथी देख रहे हैं, इसके पैर लगे हुए दिख रहे हैं, यानी ये अलग से पैर लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चा अब क्या है कि यहाँ तक बच्चे हाथी के 4 पैर होते हैं, ये मैं 4 पैर यहाँ पे इंडिकेट कर रही हूँ आप सभी को सिर्फ दिखाने के लिए। यहाँ पे हाथी के 4 पैर होते हैं। बच्चे ने हाथी के 4 पैर को सीधा लगाया। ठीक है, आपको बस यही देखना है कि बच्चे को 4 पैर को, हाथी के टूटे हुए पैर को पहले उसको निकालता है, उसको 4 पैर को सीधा लगाता है। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ पे यहाँ तक तो वो पहुंच जाता है, लेकिन फ्रेंड्स जब इसको चौथे पैर लगाने की बारी आई तो यह पैर उल्टा लगाता है। तो यहाँ पे अब किसी वयस्क के द्वारा उसे मदद दी जा रही है। इसके बीच की, ये जो बीच का क्षेत्र होता है वही होता है जेड, एक मिनट फ्रेंड्स, वही होता है जेडपीडी। जेडपीडी, ये जो यहाँ पे जो ये वास्तविक विकास स्तर हो गया और यह संभावित विकास स्तर हो गया। वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का जो क्षेत्र होता है वही होता है जेडपीडी। अभी भी क्लियर नहीं हुआ फ्रेंड्स? आप सभी को बता दें, एक बच्चा होता है जो अगर हाथी का खिलौना लिया है जिसके 4 पैर लगे हुए, जब 3 पैर आराम से लगा देता है लेकिन चौथा पैर उल्टा लगाता है, तो बीच में किसी के द्वारा उसे मदद दी जाती है। यहाँ पे जो 3 क्षेत्र है ये होता है उसका वास्तविक विकास स्तर, और यहाँ पे जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं संभावित विकास स्तर। और अभी एक डेफिनेशन हो जाएगा कि वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को बोलते हैं जेडपीडी। अगर ये सही लगेगा आपको तो कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको जेडपीडी क्लियर हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप सभी को यहाँ पे दिखा भी रखा है कि पहले तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जेडपीडी होता क्या है। तो समस्या समाधान के दौरान शुरुआत खुद से, बच्चा खुद से लगाना शुरू करता है हाथी का पैर, लेकिन बीच में उलझ जाने पर वहां से लक्ष्य के बीच की जो दूरी का खाली क्षेत्र होता है, मैंने यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ भी है कि वो होता है उसका जेडपीडी, जिसे वयस्क की सहायता से भरा जाता है, उसे जेडपीडी कहते हैं। मैंने यहाँ पे अपने कॉपी के हैंड नोट्स यहाँ पे लगा रखे हैं आप सभी को सिर्फ समझने के लिए। ये हैंड नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है जेडपीडी। ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एमकेओ। एमकेओ क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर,
इसकी अगर डेफिनेशन, इसकी जो अर्थ की समझने की बात करें तो बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानकार हो, जैसे माता-पिता, आस-पड़ोस, ज़्यादा ज्ञानी जो हमारी उम्र से भले छोटा हो, जैसे दादाजी की दवाई। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए लिया है कि आप सभी को समझा सकें। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर जैसे बच्चा जो है दवा देता है किसको? बालक। आप देखते होंगे माता-पिता या दादा-दादी जब वृद्ध हो जाते हैं, तो वो टाइम से दवा नहीं ले पाते। वो कभी कोई दवा खा लेते हैं या कभी गलत दवा उठा लेते हैं। तो बच्चे, यानी कि बच्चे जो होते हैं दादा से तो छोटे होते हैं, लेकिन उन्हें दवा खिलाने बताते हैं कि दवा इस टाइम पे लेना है। रास्ते में अगर आप ट्रैफिक लगा हुआ है, रास्ते से रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है एक वृद्ध आदमी जा रहा है इधर से, तो एक वयस्क की सहायता, एक छोटा बच्चा है या फिर एक तरीके से आदमी है, उसे उस वृद्ध आदमी को जो है रोड क्रॉस करा रहा है। तो यहाँ पे आदमी से, तो यहाँ पे वृद्ध आदमी या औरत से ये लड़का या जो है लड़की छोटी है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हम उम्र से, जो हमारी उम्र से भी छोटा है, अगर वो हमें नॉलेज दे रहा है, तो वही आदमी हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे लिए MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जानने से पहले इसके अन्य नाम आप सभी को बता दी, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछता है। ढांचा निर्माण, पाड़ बांधना, पाड़ निर्माण, मचान, फाइट, सारे इसके फोल्डिंग के जो है नाम है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मचान बांधना किसकी थ्योरी है, तो आपको पता होगा कि किसकी मचान बांधना जो है किस थ्योरी का पार्ट है? वाइगोत्स्की का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके फोल्डिंग की बात करें तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, ये फिगर देख के भी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स ने उनके साइकिल चलाने के लिए उसकी हेल्प कर रहे हैं, यानी समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता जो सीखने के साथ घटती जाती है, इसके फोल्डिंग कहलाती है। यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दे फ्रेंड, बच्चा देखते हैं आप ही बचपन में साइकिल चलाना कैसे सीखेंगे? जब साइकिल चलाएंगे, ठीक है, शुरुआत में आपको क्या होगा? साइकिल चलाते चलाते आप पहले तो स्टार्टिंग में साइकिल नहीं चला पाएंगे, तो पीछे से आपके पेरेंट्स, कोई भी मम्मी पापा, दीदी भाई, कोई भी पीछे से साइकिल पकड़ता है। उसके बाद आपको साइकिल चलाना आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, चलाते एक समय ऐसा आता है कि बच्चा पीछे से पेरेंट्स हाथ छोड़ने लगते हैं और बच्चा खुद से साइकिल चलाने लगता है। तो उससे क्या, बच्चा धीरे धीरे, अब जो इसकी सीखने की स्थिति थी वह यानी सीखने के साथ उसकी जो न सीखने की स्थान घटना थी वह घटती जाती है। यही बात यहाँ पे किया गया है कि दी गई अस्थायी सहायता जो सीखने के साथ क्या होती है, घटती जाती है। एक तरीके से बच्चा एक समय एक्सपर्ट हो जाता है, वही होता है इसके फोल्डिंग। ठीक है, ये तीनों टॉपिक जो है अब यहाँ पे पियाजे और जो है वाइगोत्स्की के यहाँ पे क्लियर हो गए। वाइगोत्स्की में 3 चीजें आपको याद रखना है, ZPD, MKO और इसके फोल्डिंग, बाकी पियाजे। उसके बाद अब बच्चा जो है विचार से सीखता है, भाषा से सीखता है, लेकिन यहाँ पर नैतिक विकास का क्षेत्र इन्होंने कोहलबर्ग ने माना है कि बच्चे जो है उनका विकास कैसे होता है, उनके आसपास की नैतिकता, उन्हें कुछ नैतिक गुण होते हैं जिसकी वजह से वह लोगों से बात विचार करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, तो वो उनके नैतिक सिद्धांत के आधार पर ही वो लोग एक दूसरे के समक्ष रहते हैं और अच्छे से बात विचार करते हैं। तो ये सारे जो है नैतिक विकास का सिद्धांत किसका दिया गया? कोहलबर्ग का। और इन्होंने 6 उसके उपचरण भी बताए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को आगे बता दें। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगा भी रखा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत में जो है किसका है, तो पहले तो कोहलबर्ग को याद रखना है। फिर उसके बाद इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है, तो इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। इनके कितने उपचरण है, तो इनके 6 उपचरण है। ठीक, क्लियर हुआ? यानी आपको ये याद रखना है कि इनके 3 अवस्थाएं हैं और 6 उपचरण है। इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो प्री कॉन्वेंशनल, ठीक है, कॉन्वेंशनल और पोस्ट कॉन्वेंशनल। इसकी एज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को देखना है कि 3 to 7, 3 से लेकर के 7 ईयर तक जो है प्री कॉन्वेंशनल, जिसको पूर्व अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है, कॉन्वेंशनल जिसको 8 से 13 ईयर्स तक, साल तक, उसके बाद की अवस्था जो होती है वो पोस्ट कॉन्वेंशनल होती है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को क्लियर बता दें कि जो कोहलबर्ग है इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, इसको याद रखना जरूरी है। वहीं पे अगर हिंदी की बात करें तो 1 मिनट देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो मैं लिख के बताने से अच्छा कि आपको नोट से ही बता देती हूँ। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि हर एक अवस्थाओं के 2-2 उपचरण यहाँ पे दिए गए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6, यानी कि हर एक अवस्थाएं के 2-2 उपचरण इन्होंने बताए हैं। अब अगर नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करें तो नैतिक तरह का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक इंपॉर्टेंट शब्द है कि वह अवस्था होती है जब एक व्यक्ति विरोधाभासी विचारों में से किसी एक के चयन के लिए चिंतन करता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है? नैतिक तर्कड़ा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने नोट्स यहाँ पे लगा रखे हैं आप सभी को यहाँ पे दिखाने के लिए कि नोट्स हमने खुद ही बनाए हैं और यहाँ पे आप सभी के लिए मेरे नोट्स से हेल्प मिल सकती है, तो इसलिए मैंने इसको लगा कि नैतिक विकास के जो चरण इन्होंने 3 बताए, लेकिन उपचरण यहाँ पे देख सकते हैं जो है इन्होंने जो है 6 बताए हैं। ठीक है, अब आपको बताया इनके जो 3 उपचरण हैं, जो 3 अवस्थाएं हैं, यहाँ पे 6 उपचरण है, तो 6 उपचरण ये हो जाएंगे 2-2 करके, और यहाँ पे 3 अवस्थाएं जो है प्री परंपरागत अवस्था जिसको बोलते हैं पूर्व परंपरावादी, उसके बाद परंपरावादी अवस्था और उसके बाद उत्तर परंपरावादी अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एज भी लिख दी कि 4 से 10 वर्ष तक पूर्व परंपरावादी, 10 से 13 वर्ष तक उत्तर परंपरावादी और 13 के बाद जो अवस्थाएं पाई जाती है 18 वर्ष तक वो उत्तर परंपरावादी। इसमें अगर हिंदी में बात करें तो आप सभी को यहाँ पे बता दें, अहंकार की भावना और स्वार्थी बच्चा, ये भावना उनकी प्री
एक्जिस्टेंशियल लेवल यानी जीरो मैच्योरिटी में देखने को मिलती है, यानी नैतिक दुविधा। ये नैतिक दुविधा शब्द आपको याद रखना है, ये इनकी आ जाती है पूर्व परंपरागत में। आज्ञा एवं दंड की अवस्था और माता पिता का नियंत्रण जो था पूर्व परंपरागत में आता है। वहीं पे प्रशंसा की अवस्था और कानूनी व्यवस्था की अवस्था ये इनकी आ जाती है जो है परंपरागत अवस्था में। और सामाजिक अनुबंधन विधि अनुमुखता के समान के बारे में बताया गया उत्तर परंपरावादी और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता, ये भी इनके आएंगे उत्तर परंपरावादी में। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है कुछ नोट्स के पीडीएफ यहाँ पे लगा रखे हैं और आप सभी देख सकते हैं। नोट्स मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं, बट कंटेंट आप सभी को बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे आप सभी का जो है प्याजे, बाइगोस्की और कोहलबर्ग तीनों क्लियर हो गया। आई होप कि आप सभी को मेरी ये सेशन पसंद आई होगी और मेरी मेहनत पसंद आई होगी। ये सारी मैंने अपने मोबाइल से ही सब कुछ किया है फ्रेंड्स। मैंने कोई भी लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं यूज किया है, खुद से मोबाइल से ही मैंने ये सारा लिखा भी है, टाइप भी किया है, फोटोज़ वगैरह एडिटिंग सारा मेरे मोबाइल से हुआ है और मैंने मोबाइल से ही मेहनत किया। आपके लिए अगर मैं इतना मेहनत कर सकती हूँ तो आप मेरे लिए एक कमेंट में सिर्फ बेस्ट लिख सकते हैं, दिल ही भेज दीजिएगा और एक स्माइल भी भेज दीजिएगा। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और इसे जितना हो सके फ्रेंड्स, इसको कम से कम 2000 अगर 2000 के आसपास अगर आप इसको भेज देते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा लाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको जितना हो सकेगा मेरी मेहनत को आप जरूर साकार करिएगा, ताकि मुझे ये लगे कि मैंने जो भी आप सभी के लिए किया है वो अच्छा ही किया है। और उसके साथ ही मेरी एक वीडियो आएगी फ्रेंड्स 28 तारीख को, उसको देखना मत भूलिएगा। 28 तारीख को, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप सभी को देखने पड़ेगा। यहाँ पे 28 तारीख को एक मेरी वीडियो आ रही है जो कि जो है आपका आएगा 12 बजे, 12 पीएम पे अपलोड कर दी जाएगी। आप उसे जरूर देखिएगा। सीडीपी, उसके बाद आपको सीडीपी भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके बाद आप जो है अब सीडीपी एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। बाकी बीच में मेरी प्रैक्टिस चल रही है, उसे जरूर देखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।